सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा राधिका सेन को। तो कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर चुकी भारतीय महिला शांति सैनिक हैं ये मेजर राधिका सेन, और इनको अभी सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं कौन, एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इन्हें एक सच्ची नेता और रोल मॉडल बताया है। अच्छा, वे भारत में किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश से हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेजर राधिका सेन है, ये मेजर सुमन गवानी के बाद ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति सैनिक हैं। और अगर मेजर सुमन गवानी की बात करें तो उन्होंने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया था और उन्हें 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके बाद ये सम्मान पाने वाली ये दूसरी भारतीय बन गई है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुरस्कार है ये 2016 में स्थापित किया गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी आप ये भी बात ध्यान में रख सकते हो कि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में महिला सैन्य शांति सैनिकों के मामले में 11वां सबसे बड़ा योगदान करता है। वैसे आप जानते ही होंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक सैन्य और पुलिस योगदान देने वाले देशों में से एक रहा है। देखो, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है, जो खुद पुर्तगाल से आते हैं। अब अवार्ड वाला प्रश्न है। चलो, आपको दो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल शीट को ध्यान से देखना है। तो हमने अभी पढ़ा था साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला रस्किन बॉन्ड को। अभी ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये एवी विगडरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी एरपेनबेक को मिला। ये जर्मनी की लेखिका है, इन्हें इनकी उपन्यास काइरोस के लिए मिला और इसमें अनुवादक ट्रांसलेटर कौन है? माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, भी 2024 में दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम से बिलोंग करती हैं। और इसी तरह से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये दिया गया आलोक शुक्ला को, ये छत्तीसगढ़ से हैं। अभी 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार मिला था पंडित राजेंद्र गंगानाई को। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला रतन टाटा जी को और 2023 के लिए बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब मिला मोहम्मद सलेम को। आर्यभट्ट पुरस्कार ये पावुलुरी सुब्बा राव को और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए अमिताभ बच्चन को मिला। तो एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार ये अमिताभ घोष को मिला 2024 का। प्रिट्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। मिस वर्ल्ड 2024 चुनी गई क्रिस्टिना प्रिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 चुना गया था शेनिस पलासियो को, जो कि निकारागुआ से हैं। बाकी 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें नंबर का 2 जनों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई साहब को मिला। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये रुइक्सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का मिला नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान मिला था पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान मिला था प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। तो इस तरह से आप देखोगे 25 प्लस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ये सारे 2024 के हैं, जनवरी से लेके अभी मई तक के, तो इनको ध्यान में रखना। और जब भी अवार्ड वाला प्रश्न आता है इसी तरह से शीट अपडेट कर करके मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा एक साथ इतना सारा कैसे हो गया। एक साथ नहीं हुआ मेरे दोस्त, एक एक करके हुआ है, बूंद बूंद से घड़ा भरा है। जब हम जनवरी में रिवाइज करते थे तो 1-2 अवार्ड्स थे, फिर जैसे जैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आते गए न्यूज में हम यहाँ पे ऐड करते गए। इस तरह से ये 25-26 हो गए और अभी तो 25-26 ही हुए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें और धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। तो आप देखोगे 1 महीने बाद हो सकता है ये लिस्ट 30 की हो जाए, 35 की हो जाए, फिर 40 की हो जाए। तो जो स्टूडेंट लेट जुड़ेंगे हमसे, फिर उन्हें लगेगा कि यार बहुत सारा हो गया। बहुत सारा एकदम से नहीं हुआ, इसलिए आप रेगुलर रहिए, फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अभी अगला प्रश्न देख। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा
गीतानास नौसेदा को। तो गीतानास नौसेदा ने फिर से लिथुआनिया देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया और इस तरह से लिथुआनिया देश में राष्ट्रपति के रूप में ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। मतलब अभी तक पहले भी यही थे, वापस से चुनाव हुए, फिर से ये जीत गए। लिथुआनिया की पहले बात करते हैं तो आप जानते हो ये एक बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक देश 3 है। कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। और इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। इसकी कैपिटल देखो आप, कैपिटल विनियस है, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री है इंग्रिडा सिमोनिटे। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 के ही सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि रिलेटेड है प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से, जो भी इस तरह के प्रश्न हमने देखे वो सारे हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखना भी ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में। उनका नाम क्या था? इब्राहिम रायसी। उनकी जगह अभी कार्यवाहक प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहम्मद मोखबर। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी बने और अभी प्रधानमंत्री बने अल्लामाए हलीना। वियतनाम के राष्ट्रपति बने टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक बने। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी बने। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो बने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन बने। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। और सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्योक बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स तसेसिकेदी। तो ये लो, इस क्वेश्चन में फिर से हमने 2024 के सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले थे वो रिवाइज कर लिए। और हाँ, एक और बात आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का हमारा लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में, स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं चाहे आपके परिवार में हो, भाई बहन हो या दोस्त हो, तो प्लीज एक बार अपने वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहां आप कर सकते हैं। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी तो मैं सब संभाल ही रहा हूँ। इनकी प्रैक्टिस के लिए आप क्विज लगाएं अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इनकी पीडीएफ भी, पैनल पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी मई में किस राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, उसके भंडारण यानी कि स्टोरेज और उसके वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर 1 साल के लिए बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध अभी 24 मई 2024 से 1 साल के लिए प्रभावित है। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया आप जानना चाहोगे, तो इनका कहना है कि सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया गया है। आप जानते हो तंबाकू उत्पादों के सेवन से मुंह का कैंसर जैसी अन्य कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि चबाने वाले या धूम्र रहित तंबाकू पर पहली बार 2002 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अभी तेलंगाना ने प्रतिबंध लगा दिया 2024 में। तो आपको ले चलता हूं मैं तेलंगाना। ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो इसकी कैपिटल क्या होती है? हैदराबाद होती है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। और आपको बताया हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और ये भी याद रखना, हैदराबाद मुक्ति दिवस हम कब मना रहे हैं? 17 सितंबर को। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। इनके पास अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि ये झारखंड के गवर्नर है, ये जरूर ध्यान रखना। आपको याद हो तो अभी तेलंगाना में ही आरोग्यश्री योजना शुरू हुई थी। और भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना में, तेलंगाना के विकाराबाद जिले में। यहाँ पे कानुमा त्योहार मनाया गया था। बथुकम्मा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं। बोनालू फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। अभी 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण ये भी हैदराबाद में ही होगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की थी। पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया, हैदराबाद में ही, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये भी लॉन्च हुआ था हैदराबाद में ही। और तेलंगाना के हैदराबाद में अंबेडकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, जिसकी हाइट 125 फुट है, हुसैन सागर झील के किनारे। इसके वास्तुकार रामवी सुतार ही है। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा, तेलंगाना में, ये जरूर ध्यान रखना। वैसे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान भी आपको हैदराबाद में मिलेगा। तो अभी तेलंगाना से इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो नेपाल की पर्वतारोही हैं ये पूर्णिमा श्रेष्ठ, जो भी एक ही सीजन में, और वो भी केवल 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वैसे अभी तक उनके जीवन काल में देखोगे तो वो टोटल 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। 3 बार तो अभी चढ़ गई एक ही साथ, और एक बार 2018 में वो चढ़ी थी। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड किनके नाम है, तो आप सब आंसर कर दोगे, कामिरीता शेरपा, जो कि नेपाल से हैं। अब आप मुझे बताओ कितनी बार वो चढ़ चुके हैं। बाकी अभी हमने पढ़ा था सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जिन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे, उनका नाम क्या है, ज्योति रात्रे, 55 वर्ष उनकी आयु है। और अभी एक और भारतीय रही न्यूज में, काम्या कार्तिकेयन उनका नाम है, 16 वर्ष इनकी आयु है। और नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है ये। बाकी माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना, नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। और 1852 में जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में भारत के सर्वेक्षकों ने शिखर की ऊंचाई का सटीक रूप से पता लगाया था। और इसी के लिए 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम बदल के माउंट एवरेस्ट कर दिया गया था, उन्हीं के सम्मान में किया गया था, वरना पहले इसका नाम पीक 15 हुआ करता था। वैसे इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर। अच्छा, सर जॉर्ज एवरेस्ट से एक और प्रश्न बनता है कि अभी कहां पर देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, और उसका नाम, उस संग्रहालय का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही। तो फिर उत्तर करना मसूरी, उत्तराखंड में। वैसे 29 मई 1953 इस दिन क्या हुआ था, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और उनके साथ जो नेपाली भारतीय शेरपा थे, तेंजिंग नोर्गे थे। और आपको याद होगा, इसीलिए उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1994 में तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की स्थापना भी की थी। और अभी ये सम्मान किसे मिला था, सविता कंसवाल को मिला था, जो कि उत्तराखंड की पर्वतारोही हैं। अभी उनका निधन हो गया और उसके बाद इनको ये सम्मान मिला था। और ये लोग, ये सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ये पहली बार दुनिया में पहले इंसान बने थे वहां पे चढ़ने वाले 29 मई को। इसीलिए 29 मई को आप माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है दुनिया की, तो जापान की है, उनका नाम है जुंको ताबेई, 1975 में चढ़ी थी। लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हमारे इन भारतीयों का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा 2013 में चढ़ी थी ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाए यहाँ पे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 मई को। हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। अच्छा, एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स अगर मैं आपसे पूछूं जो कि 2023 में आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी, भारत की रैंक याद रखना 111 थी उसमें। चलो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन एक बार मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम रिवाइज करते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 17 मई को ही राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस भी मनाया।
18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया। उसके अलावा 20 मई को वर्ल्ड बीज डे, मधुमक्खी दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे मनाया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस पहली बार हमने मनाया। अभी 25 मई को एक तो पहली बार फुटबॉल दिवस मनाया और वर्ल्ड थायराइड डे भी 25 मई को मनाया गया। तो ये मई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा जिनेवा में। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वॉक द टॉक नाम से एक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें भारत की तरफ से हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने हिस्सा लिया। ये इसका 5वां संस्करण था। आप जानते हो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाएंगे? 21 जून को। पहली बार हमने 2015 में मनाया था और इस बार ये इसका 10वां संस्करण होगा। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। बाकी आप जानते हो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ये 2027 तक 4 सालों के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर बने थे। अभी WHO ने किसे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र निदेशक बनाया था? तो साइमा वाजिद को। और WHO ने निमहंस नामक संस्थान को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया था। अभी वैसे WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट को लॉन्च किया था और WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? जामनगर, गुजरात में। और उसके अलावा आपको पता है कि WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था, उसका नाम सारा है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना WHO से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चाइना, जापान और साउथ कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो अभी चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बीच में त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अभी कहाँ पे? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। और ये इनके बीच जो त्रिपक्षीय सम्मेलन है ये हर 4 साल में होता है और इस बार ये इसका 9वां संस्करण है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, साउथ कोरिया में अभी एक और चीज हुआ है। AI सुरक्षा पर जो दूसरा सम्मेलन है वो यहीं पे हुआ है, 2024 में हमने पढ़ा था, जबकि पहला वाला हुआ था UK के ब्लेचले में। चलो कुछ और महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो समिट्स हैं 2024 वाले एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि जितना आप चीजों का रिवीजन करोगे ना उतनी जल्दी वो चीजें आपको याद होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे कि ये AI सुरक्षा वाला तो अभी हमने देख लिया। एक वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये UAE में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ। पहली बार अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ था ब्रुसेल, बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ दुबई में। और भारत याद रखना यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, दिल्ली में होगा। ये 46 नंबर का इसका एडिशन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन ये गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन ये हुआ फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन ये असम के गुवाहाटी में हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट से मैंने आपके लिए हैं इस लिस्ट में 2024 के, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी मई 2024 में DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल अभी कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 1 साल। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए कि DRDO के अध्यक्ष कौन है तो फिर उत्तर होगा समीर वी कामत, जो कि DRDO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। लेकिन अभी उनका कार्यकाल 31 मई 2024 को पूरा हो रहा था, लेकिन अभी उनका कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब ये 2025 में जाकर रिटायर्ड होंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि वे भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी भी हैं और DRDO के अध्यक्ष भी हैं। एक अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि भारत सरकार ने DRDO में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया था? तो याद रखना प्रोफेसर के विजय राघवन। देखो, DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने।
तो फेरारी के ड्राइवर हैं ये चार्ल्स लेक्लर, और अभी उन्होंने 2024 की मोनाको ग्रैंड प्री रेस को जीत लिया है। अच्छा, आज मैं एक काम करता हूं, अभी 2024 में जितनी भी फार्मूला 1 रेसेस हुई हैं वो सारी आपको बता देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा ना कि यार ज्यादातर तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है, 2-3 बीच बीच में अलग अलग ने जीती, वो कौन कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी चीजें। इस बार देखो, अभी तक मोनाको को मिला करके 8 रेस हो गई है। 8 में से 5 रेस मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है, बाकी 3 आप ध्यान रख लो, बाकी 5 अपने आप हो जाएगी मैक्स वर्स्टैपेन के नाम। एक बार मैं फिर भी सारी बताऊंगा, लिस्ट में देखो लिख के लाया हूं आपके लिए। बहरीन ग्रैंड प्री सबसे पहले हुई थी, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, याद रखना मैक्स वर्स्टैपेन का संबंध रेड बुल से है। उसके अलावा सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती। फिर तीसरी हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको कार्लोस सेंच ने जीता था, वो फेरारी के ड्राइवर है। फिर जापानीज ग्रैंड प्री, चाइनीज ग्रैंड प्री हुई, इसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता लगातार। फिर हुई थी 6वें नंबर की मियामी ग्रैंड प्री, उसको जीता था लैंडो नॉरिस ने, वो मैकलैरेन से संबंधित है। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री हुई, उसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। और अब ये मोनाको हुई, मोनाको ग्रैंड प्री, इसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता, वो फेरारी के ड्राइवर है। तो कार कंपनी से भी अगर आप देखोगे तो 5 तो रेड बुल ने जीती है, 2 फेरारी ने जीत ली है और 1 मैकलैरेन ने जीती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये रहेगा, बिल्कुल अगर हटके आपसे पूछा जाए ना, तो मियामी ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने, मैकलैरेन के हैं ये ड्राइवर। तो ध्यान रखना, मैंने पूरी लिस्ट आपको बता दी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कितने नाटो देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 6। तो अभी 6 नाटो देशों ने, मतलब 6 ऐसे देश हैं जो कि नाटो के सदस्य हैं, अभी उन्होंने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया है। वो 6 देश कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ये ड्रोन दीवार नॉर्वे से लेके पोलैंड तक होगी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकों का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो इतनी सी ये न्यूज थी, इसको ध्यान रखेंगे आप। बाकी अगर नाटो की हम बात करते हैं तो नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती 1949 में, हेडक्वार्टर हो गया ब्रुसेल बेल्जियम में, और इसके सदस्य देश अब 32 हो चुके हैं। 32 नंबर का अभी बना था स्वीडन, उससे पहले 31 नंबर का बना था फिनलैंड। हेड है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अभी स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन भी नाटो ने किया था। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया, भूल गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 28 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेक्टर एक्सेलसेन ने, ये डेनमार्क के हैं। फिर पूछा एशियाई चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा दीपा कर्माकर, जिम्नास्ट हैं, त्रिपुरा से हैं। फिर पूछा अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। बाकी कांस फिल्म फेस्टिवल के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दे दिया है, 4-5 मिनट का वीडियो है पूरा, उसमें हमने कवर कर लिया कांस फिल्म फेस्टिवल। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। फिर पूछा नासा ने किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? मुनीब अमीन भट्ट। फिर पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर पूछा नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए चीफ बन गए गुरचरण सिंह। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा भी किस देश ने की? रशिया ने। और वुमेन्स चैंपियंस लीग 2024 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। और आखिरी प्रश्न पूछा कि प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन भी एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो आंसर होगा शरद कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।